बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम आजकल एक बड़ी कॉमन कंडीशन है जिसकी वजह से ख़वातीन में बेऔलादी का मसला होता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीसीओएस क्या होता है, इसकी अलामात क्या हैं, ये किन वजूहात से काज हो सकती है, इसकी कम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसको डायग्नोज कैसे करेंगे और इसको होम्योपैथिक मेडिसिन से किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पीसीओडी क्या होता है। ये बेसिकली एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें ख़वातीन की ओवरीज मुतासर होती हैं। अमूमन ख़वातीन जिनकी उम्र बलूगत के बाद यानी कि 14-15 साल से लेकर मीनोपास तक यानी कि 45 से 50 साल तक के दरमियान होती है, उनके अंदर ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। इस कंडीशन में मरीज़ा की ओवरीज में बहुत ज़्यादा 15-20 या से भी ज़्यादा पानी की बनी हुई थैलियाँ या सिस्ट प्रोड्यूस हो जाती हैं। इस वजह से हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन याद रहे कि हर खातून में पीसीओएस की कंडीशन में थैलियाँ बनना या सिस्ट बनना ज़रूरी नहीं होता। हम इसके इस थोड़ा सा मैकेनिज़्म को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंडीशन डेवलप कैसे होती है। हर खातून में 2 ओवरीज होती हैं, लेफ़्ट और राइट में, और इनमें हर माह कुछ ना कुछ किसी एक ओवरी में फॉलिकल्स छोटे छोटे प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं जो कि साथ साथ डेवलप होना शुरू होते हैं, और उनमें से एक फॉलिकल एक मैच्योर एग में डेवलप हो जाता है, और उसके बाद वो एग जब मैच्योर हो जाता है ओवरी से रिलीज़ हो जाता है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो एम्ब्रियो बन जाता है, यानी कि विलादत होने का चांस जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी का। और अगर एग फर्टिलाइज ना हो पाए तो मेंसेस के थ्रू वो एग जिस्म से निकल जाता है, और उसके बाद जो ओवरीज़ के अंदर फॉलिकल्स रह चुके होते हैं वो आहिस्ता सा खुद ही डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जिन ख़वातीन में पीसीओएस का इशू होता है, मसला होता है, हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, उसमें जो ओवरीज़ में हर माह फॉलिकल्स बनते हैं वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाते, बल्कि वो ग्रो करने के बजाय और मैच्योर एग में डेवलप होने के बजाय छोटी छोटी पानी की सिस्ट या सिस्ट में या पानी की थैलियों में चेंज हो जाती हैं। और ये जो सिस्ट होती हैं वक्त के साथ साथ कुछ हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स, इनको एंड्रोजन्स कहते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह और दूसरे हार्मोन्स, वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, जिनकी वजह से औरतों के अंदर जो मर्दाना हार्मोन है उनकी मिकदार बढ़ जाती है, और उसकी वजह से जो औरतों में सिम्टम्स पैदा होती हैं, अलामात पैदा होती हैं, वहाँ से हम पहचानते हैं कि इस मरीज़ा को पीसीओएस का मसला शुरू हो गया है। वो कौन कौन सी अहम अलामात हैं? सबसे बड़ी अलामत जिसकी वजह से अमूमन ख़वातीन डॉक्टर के पास जाती हैं वो है बेऔलादी यानी कि औलाद का ना होना। दूसरी जो अहम अलामत है वो है पीरियड्स का या मेंसेस का इरेगुलर होना, ना आना, बहुत कम आना, या चंद 4-4 महीने 5-5 महीने ना आना, या बहुत ज़्यादा कभी हो गया कभी बहुत कम हो गया। इसके अलावा चेहरे के ऊपर, ठोड़ी के ऊपर, कमर के ऊपर और जिस्म के दीगर हिस्सों के ऊपर बालों का आना भी इसकी एक अहम अलामत है, जो कि एक मर्दाना खसूसियत है। सर के बालों का पतला हो जाना और गिरते रहना। इसके अलावा बगलों में और गर्दन के पीछे नॉट्स का बन जाना, बॉडी टैग्स का बन जाना, ये भी एक अहम अलामत है। इसके अलावा जिल्द का या चेहरे की जिल्द का या पूरे जिस्म की जिल्द का ऑयली हो जाना और वहाँ पर एक्ने की प्रोडक्शन भी इसकी एक अहम अलामत है। और अक्सर ख़वातीन में जो पेट का निचला हिस्सा है वहाँ पर मोटापे का जो अमल है वो शुरू हो जाता है और मरीज़ा का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इस कंडीशन को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। इसके डायग्नोज के 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। सबसे पहले ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड आप कराएंगे, उसमें ओवरीज़ का साइज़ बड़ा हुआ नज़र आता है और ओवरीज़ के अंदर सिस्ट यानी कि पानी की थैलियाँ बनी हुई नज़र आती हैं। दूसरा जो टेस्ट है वो ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें जो मेल हार्मोन्स हैं, एंड्रोजन्स हैं, उनका लेवल चेक किया जाता है, जो कि अमूमन बढ़े हुए होते हैं। इसके अलावा कुछ और टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स का टेस्ट यानी कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह का टेस्ट, और HbA1c और इंसुलिन रेजिस्टेंस के टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि जिन ख़वातीन के अंदर पीसीओएस का मसला होता है अमूमन देखा गया है कि उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल के अमराज होने का ख़तरा होता है, और जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर का मर्ज़ होने का ख़तरा भी मौजूद होता है। इसलिए बाकी टेस्टों के साथ साथ ये 2 टेस्ट भी करवाए जाते हैं। पीसीओएस की डायग्नोसिस के लिए अगर आपकी जिस्म में 3 में से 2 अलामात पाई जाती हैं तो आपको पीसीओएस का पेशेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वो 3 अलामात कौन कौन सी हैं? सबसे पहली अलामत है अल्ट्रासाउंड में अगर आपके ओवरीज़ के अंदर सिस्ट मौजूद हैं, ये पहली अलामत है। दूसरी अलामत यह है कि आपके ब्लड के अंदर एंड्रोजन्स यानी कि मेल हार्मोन्स के लेवल का बढ़ जाना, ये दूसरी अलामत है। तीसरी अलामत पीरियड्स का मिस होना, पीरियड्स का बहुत ज़्यादा कम होना, पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, ये तीसरी अलामत है। इन तीनों में से अगर कोई सी भी 2 अलामत आपके अंदर पाई जाती हैं तो आपको पीसीओएस का
मरीज़ डिक्लेयर किया जाएगा या मरीज़ आपको डिक्लेयर किया जाएगा। अब पीसीओएस की काजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी काजेज़ तो अननोन है, लेकिन देखा गया है कि जिन पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री के अंदर पीसीओएस का मसला होता है, उनकी ऑफस्प्रिंग्स के अंदर इसका होने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिन ख़वातीन में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है, उनके अंदर भी जो एंड्रोजन्स या मेल हार्मोन्स हैं, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पीसीओएस के मसाइल शुरू हो जाते हैं। और तीसरी जो ख़वातीन जिनकी जो ओबिस होती हैं, ओबेसिटी इनके अंदर होती है, वज़न ज़्यादा होता है, उनके अंदर भी मेल हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पीसीओएस का मसला हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पीसीओएस की मरीज़ा को अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लेके आनी चाहिए या उनको क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से वो इसके सिम्टम से जो है ना, उनके सिम्टम्स कम से कम हो सकें। सबसे पहली बात जो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने किसी किस्म की जो जड़ी बूटियाँ और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इनकी वजह से अमूमन मसाइल बढ़ जाते हैं। आपने अपने डाइट को बैलेंस रखना है, बैलेंस डाइट खाएँ। बाहर की चीज़ें, तली भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल हाई चीज़ें, फ़ैटी चीज़ें और बहुत ज़्यादा जो शुगर रिच चीज़ें उनसे आपने अवॉइड करना है। और इसके अलावा आपने अपनी लाइफ के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक वॉक करें, हल्की एक्सरसाइज करें, नींद प्रॉपर 8 घंटे की आप ज़रूर लें। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप मेंटेन करते रहेंगे अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको पीसीओएस की कॉम्प्लिकेशंस भी कम से कम होंगी और आपको रिकवरी के चांसेस भी ज़्यादा तेज़ी से आपके साथ होना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको यूज़ करके हम पीसीओएस की जो कंडीशन है इसको क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा मियाज़मेटिक मेडिसिन के बारे में, और पहली मेडिसिन है कार्सिनोसन 1M। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में पीसीओएस का मर्ज़ है या आपकी फैमिली हिस्ट्री में या पर्सनल हिस्ट्री में कैंसर का मर्ज़ मौजूद है, तो इलाज शुरू करने से पहले कार्सिनोसन 1M की डोज़ आपके इलाज में बहुत ज़्यादा आपको मददगार होगा। सिर्फ एक डोज़ लेनी है और पहले दिन लेनी है। दूसरे नंबर पर हमारी मेडिसिन आती है, उसको हम कहेंगे मेडोरेनम 1M। मेडोरेनम 1M आपकी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, और ये जो पीसीओएस का मसला होता है इसको हम साइकोसिस मियाज़म के अंदर डालते हैं। ये साइकोसिस मियाज़म के अंदर लाई करता है, इसलिए मेडोरेनम 1M की एक डोज दूसरे दिन लेने से आपकी जो इलाज में आने वाली रुकावटें हैं वो भी दूर होती हैं और जल्दी रिकवरी के चांसेस होते हैं। तीसरे नंबर पर जो मेडिसिन है वो ट्यूबरकुलोनियम 1M है। वो आपने उस वक्त देनी है ट्यूबरकुलोनियम 1M अगर मरीज़ा को बहुत ज़्यादा सर्दी से हसासियत है, अक्सर नज़ला ज़ुकाम खांसी रहती है, एलर्जी के मसाइल रहते हैं, पोलन एलर्जी के, डस्ट एलर्जी के, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अक्सर रहते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने ट्यूबरकुलोनियम 1M की एक डोज तीसरे दिन मरीज़ा को देनी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कुछ पीसीओएस की जो स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो कि तकरीबन हर मरीज़ा को आप मुनासिब वक्फे से दे सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है उफोरिनम या ओविनियम। ये जो मेडिसिन है ये ओवरी से बनी होती है, और इस मेडिसिन के इस्तेमाल से जो जिस्म के अंदर जो सिस्ट बनने का जो अमल होता है वो भी रुक जाता है, जो पहले से सिस्ट बनी होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाती हैं। तो उफोरिनियम 1M की एक डोज़ हर 15 से 20 दिन के बाद या मुनासिब वक्फे के साथ अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो है मेडिसिन है वो दो मेडिसिन है, एक्सरे 30 और रेडियम 30। ये दोनों जो मेडिसिन हैं ये जिस्म के अंदर जो FSH हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन को तेज़ करता है, स्टिमुलेट करता है। FSH का काम होता है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके एग्स में प्रोड्यूस करना, यानी कि जो मैच्योर एग है उसकी डेवलपमेंट के अंदर जो किरदार होता है FSH का बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो दो मेडिसिन हैं जब इनको मुनासिब वक्फे से आप 30 में 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद लेते हैं तो जो हमारे मैच्योर की डेवलपमेंट है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। मेडिसिन का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड 1M। ये उस पेशेंट को ये मेडिसिन हम देते हैं जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो प्रोडक्शन है वो मुतासर होती है, उसके टेस्ट नॉर्मल नहीं होते, यानी कि FSH, LH, ACTH, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, कोर्टिसोल वगैरह, जब इन हार्मोन्स के लेवल बॉडी में डिस्टर्ब होते हैं तो उसके पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड की डिस्टर्बेंस होती है। तो हमने ऐसे मरीज़ा को हर मुनासिब वक्फे से पिट्यूटरी ग्लैंड 1M की डोजेस को भी रिपीट हमने करना होता है। इसके बाद जो अगली मेडिसिन है उनका नाम है FSH 1M और LH 1M। ये बेसिकली दो हार्मोन हैं हमारी बॉडी में जो औरतों में होते हैं, जो कि जिनका काम एग की डेवलपमेंट के साथ और एग को ओवरी से रिलीज़ करने के अंदर इनका किरदार होता है। अगर मरीज़ा के ब्लड के अंदर इनकी मकदार मुतासर है, यानी कि LH और FSH की जो आपस में रेशियो है अगर वो मुतासर है 1:1 होनी चाहिए। अगर ये रेशियो 1:2 या 1:3 है तो ऐसी सूरत में आपने FSH 1M और LH 1M की जो डोजेज़ हैं वो मुनासिब वक्त से रिपीट करनी है। तो इनके जब लेवल्स बराबर हो जाते हैं तो उसकी सूरत में भी आपके अंदर जो पीसीओएस के सिम्टम्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और जो पहले से मौजूद हैं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं।
नेक्स्ट मेडिसिन है ऑरम मेयोर नेटोनेटम 30 में। ये मेडिसिन, इसका जो असर है वो ख़वातीन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके पर इसका ख़ास असर होता है, इसलिए ये बग़ैर अलामत के हर मरीज़ा को देना इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है। तो इसको भी हम मुनासिब वक़्फ़ों के साथ रिपीट करेंगे ताकि मरीज़ा के अंदर जो रिकवरी का प्रोसेस है वो तेज़ हो जाए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि आपने मरीज़ा की अलामात लेने के बाद आपने उनको देनी है, बग़ैर अलामत की नहीं देनी। जो मैं आगे मेडिसिन बताऊंगा इनमें से कोई एक मेडिसिन चूज़ करनी है और वो आपने मरीज़ा को देनी है। सबसे पहली मेडिसिन है थूजा 30। थूजा 30 ऐसी मरीज़ा को दी जाती है जिनके अंदर जिस्म में वार्ट्स यानी कि मस्से बनने का रुझान, तिल बनने का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। उनकी जो जिल्द होती है वो आयली होती है, उसके अंदर एक्नी बनने का रुझान होता है। इसके अलावा मरीज़ा को ऊंचाई से गिरने के ख्वाब आ सकते हैं और मरीज़ा को अजीब व गरीब किस्म की थॉट्स, यानी कि उसको ऐसे कभी महसूस होगा कि जैसे मेरा रूह और जिस्म अलग-अलग हैं, जैसे मेरा जिस्म शीशे का बना हुआ है, मेरी टांगें जो है ना वो लकड़ी की बनी हुई हैं, या उसके जिस्म में ऐसे किसी ज़िंदा चीज़ के होने का एहसास होगा। तो ये इसकी कुछ ज़हनी अलामात हैं। मरीज़ा में ये तमाम अलामात या इसमें बेशतर अलामात पाई जाएँ तो आपने थूजा 30 की एक डोज सुबह, एक दोपहर, एक शाम मुसलसल मरीज़ा को देनी है। और अगर मरीज़ा के अंदर ये अलामात नहीं पाई जाती तो फिर भी आपने थूजा को 200 या 1 पोटेंसी में 15 से 20 दिन के बाद एक दफ़ा रिपीट करना है, क्योंकि ये हर किस्म के मसों में, हर किस्म के सिस्ट में, हर किस्म के फिब्रॉइड्स में थूजा का बहुत अहम किरदार होता है। अगली मेडिसिन है जिसका नाम है एपिस मेलिफिका 30। एपिस मेलिफिका 30 जिसमें कहीं भी जो पानी की थैलियाँ बनी हो या सिस्ट बनी हो उनको रिमूव करने में इसका बहुत अहम किरदार होता है। जिस्म से जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको जिस्म से निकालने में इसका अहम किरदार होता है। मरीज़ा की आंखों के नीचे पानी की थैलियाँ बन सकती हैं। इसके अलावा मरीज़ा के जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पानी जो है ना वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर पफीनेस हो सकती है, जिस्म के अज़ा, पाँव, टांगें सूज सकती हैं स्वेलिंग की वजह से। मरीज़ा को जो ओवरीज़ के अंदर ऐसे दर्द होता है जैसे डंग लगने का दर्द होता है, जैसे कोई कीड़ा इंसान को काटता है या सुइयाँ चुभती हैं, इस किस्म का दर्द होने की फ़ीलिंग होती है ओवरीज़ के अंदर। इसके अलावा मरीज़ा को बहुत ज़्यादा मुँह उसका खुश्क रहता है लेकिन प्यास ना होने के बराबर होती है। और अमूमन ये जो एपिस मेलिफिका है ये यंग लड़कियों में इसकी अलामात देखने मिलती हैं और ऐसी ख़वातीन अमूमन बहुत ज़्यादा उनके अंदर हसद का जज्बा पाया जाता है, हसद बहुत ज़्यादा होता है, मेंसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं या मेंसेस दब जाते हैं या बहुत देर से आते हैं। इसके अलावा चेहरे के ऊपर एक्नी होती है जिसका जो लाल रंग की होती है और उसके अंदर गर्मी होती है और वहाँ पर सुइयाँ चुभने का एहसास मरीज़ा को होता है। मरीज़ा की तमाम अलामात जो गर्मी से बढ़ जाती हैं, गर्म चीज़ों से बढ़ जाती हैं और सर्दी से अलामात कम होना शुरू होती हैं। मरीज़ा को पेशाब बहुत ज़्यादा आने की शिकायत हो सकती है जिसके अंदर जलन भी हो सकती है। अगर ये अलामात या बेशतर अलामात मरीज़ा के अंदर पाई जाएँ तो आपने एपिस मेलिफिका 30 की एक डोज सुबह, एक दोपहर, एक शाम मुसलसल देनी है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ा की कंडीशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। अगली मेडिसिन का नाम है सीपिया 30। ये एक सर्द मिजाज मेडिसिन है और अमूमन हार्मोनल डिस्टर्बेंस में इसका बहुत अहम किरदार माना जाता है और अक्सर PCOS के अंदर इस्तेमाल की जाती है। मरीज़ा इंतहाई चिड़चिड़ी होती है, लागर होती है, थकावट का शिकार होती है। उसकी मेंटल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मरीज़ा को अपने शोहर से नफ़रत होती है, बेदारी होती है, अपने बच्चों से वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको प्यार नहीं होता, उससे लगाव नहीं होता, बेदारी होती है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा मरीज़ा के चेहरे के ऊपर ख़ास तौर पे अपर लिप्स के ऊपर बालों का आना इसकी अहम अलामत है। नाफ के नीचे मरीज़ा को दबाव का एहसास होता है और अक्सर मरीज़ा अगर बैठे तो वो टांग पे टांग रख के बैठना इसकी एक आम इलामत, अहम इलामत है। मेंसेस बहुत देर से आते हैं या बहुत कम आते हैं या बिल्कुल नहीं आते, बाज़ का कई माह तक मेंसेस का ना आना भी इसकी एक अहम इलामत है। मरीज़ा की चिन के ऊपर या कि थोड़ी के ऊपर एक्नी का होना भी इसकी एक अहम इलामत है। मरीज़ा को रोने का रुझान होता है लेकिन मरीज़ा को दिलासा पसंद नहीं होता। ऐसी मरीज़ा में येलो कलर का यानी कि पीले रंग का और बदबूदार लिकोरिया होना भी इसकी एक अलामत है। चेहरे और जिस्म पर गर्म लहरों का आना और पसीना आना भी इस सीपिया की एक अहम अलामत मानी जाती है। मेंसेस के दौरान गहरे रंग के ब्लड क्लॉट्स होते हैं और जिसके साथ दर्द होता है जिसको दबाने से आराम आता है। ये थी चंद अहम अलामात सीपिया की। अगर इनमें से बेशतर अलामात मरीज़ा के अंदर पाई जाएँ तो आपने सीपिया 30 की एक डोज सुबह, एक दोपहर, एक शाम मुसलसल मरीज़ा को देनी है जब तक कि उसकी कंडीशन इंप्रूव ना हो जाए। इसकी अगली अहम रेमेडी का नाम है पल्सटीला 30। ये अमूमन नरम मिजाज और गर्मी से हसास ख़वातीन की मेडिसिन है जिनका मिजाज अमूमन बदलता रहता है, कभी रोने का मिजाज, कभी खुश होने का मिजाज, एक पल में हंसना, एक पल में रोना। इनके जिस्म में दर्दें अपनी जगह बदलती रहती हैं, मतलब कभी जिस्म के हिस्से में दर्द, कभी दूसरे हिस्से में दर्द, कभी तीसरे हिस्से में दर्द। इनके जो पीरियड्स होते हैं उनका कलर भी चेंज होता रहता है, कभी एक कलर का, कभी दूसरे कलर का।
और उसकी मकदार कभी ज़्यादा कभी कम होना, यानी कि हर चीज़ में इनकी वेरिएशन होती है। इसके अलावा मरीज़ा को मुंह में बहुत ज़्यादा खुश्की पाई जाती है, मुंह खुश्क रहता है, लेकिन इसके बावजूद उसको प्यास नहीं लगती। मरीज़ा को गर्मी से बहुत ज़्यादा हसासियत होती है, गर्म कमरे में तंग जगहों में दिल घबराता है, दिल करता है कि कमरा खुला हो, दरवाज़े खुले हों, और ताज़ा हवा में आहिस्ता से चलने से मरीज़ा की अलामात बेहतर होती हैं। मरीज़ा में रोने धोने का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ज़रा सी बात पर रोना। इसके अलावा दिलासा और तसल्ली लेने की बहुत ज़्यादा इसको ख्वाहिश होती है, जो इसको ज़रा सा कोई दिलासा दे या तसल्ली दे तो मरीज़ा बहुत ज़्यादा खुश होती है और अच्छा फ़ील करती है। इसके अलावा दूधिया कलर का या बिल्कुल सफ़ेद कलर का लिकोरिया होना भी इसकी एक अहम अलामत है। ऐसे मरीज़ों में अमूमन देखा गया है कि कभी जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनके ओवरीज़ में सिस्ट नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और कभी ऐसे होता है कि दोबारा जब अल्ट्रासाउंड कराया कुछ महीने बाद तो वो सिस्ट गायब हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो दोबारा सिस्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी इसकी एक बड़ी अजीब सी अलामत है। अगर ये अलामात या बेशतर अलामात मरीज़ा में पाई जाएँ तो आपने पल्सटीला 30 की एक डोज सुबह, एक दोपहर, एक शाम मुसलसल मरीज़ा को देनी है। PCOS के अगली अहम मेडिसिन का नाम है नेट्रोम्योर 30। नेट्रोम्योर 30 अमूमन ऐसी ख़वातीन में दी जाती है जो कि कमज़ोर होती हैं, जिनमें खून की अमूमन कमी होती है, पीरियड्स का बहुत ज़्यादा कम आना, मकदार में कम आना, देर से आना, स्कैंटी होना इसकी अहम अलामत है। और अमूमन मरीज़ा सर दर्द की शिकायत करती है, साथ कमर दर्द की भी शिकायत रहती है, कंस्टिपेशन मरीज़ा को रहती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स की खुश्की इसके अंदर पाई जाती है, और वेजाइना की ड्राइनेस भी पाई जाती है। मरीज़ा को बहुत ज़्यादा नमक की ख्वाहिश होती है, नमकीन चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, और फैटी और ऑयली चीज़ें पसंद नहीं होती। मरीज़ा की स्किन जो है ना ऑयली होती है, वहाँ पर एक्नी की प्रोडक्शन भी होती है, और मरीज़ा जो है वो अमूमन तन्हाई पसंद होती है, कंपनी को अवॉइड करती है, उसके दोस्त या सहेलियाँ बहुत ज़्यादा कम होंगी, और अमूमन अपने जज्बात को शेयर करना पसंद नहीं करती, यानी कि इंट्रोवर्ट होती है या सिक्रेटिव होती है, अपने राज दूसरों को बताना पसंद नहीं करती। और इसके अलावा जब मरीज़ा परेशान होती है या दुख में होती है या किसी टेंशन में होती है, तो अगर आप उसको दिलासा दें या तसल्ली दें तो मरीज़ा उस दिलासे को या तसल्ली को या कंसोलेशन को पसंद नहीं करती। ये इसकी इंतहाई अहम अलामत है। को प्यास बहुत शदीद लगती है और मरीज़ा पानी थोड़ा थोड़ा करके सिप बाय सिप पीना पसंद करती है। टम्यर की जो मरीज़ा होती है वो ज़रा सी तनकीद को या उसकी अगर आप कोई उससे ऐसी तरीके से बात करें तो वो उसको अपनी बेइज्जती फ़ील करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके ऊपर रिएक्शन देना अमूमन पसंद नहीं करती, बल्कि अपने आप को उस जगह से, उस सिचुएशन से, उस शख्स से अपने आप को अलहदा कर लेती है और तन्हाई में चली जाती है और बात को दिल में रख लेती है। टम्योर की मरीज़ा की एक और अहम अलामत यह है कि अगर उसको किसी बात पे रोना आ जाए तो लोगों के सामने रोना पसंद नहीं करती, बल्कि उसके आंसू आंखों के अंदर ही रह जाते हैं, तन्हाई में रोना पसंद करती है। कि जो अलामात हैं वो मेंसेस से पहले और मेंसेस के दौरान इसकी जो इंटेंसिटी है इसमें जो इजाफा हो जाता है। अगर ये अलामात या इसकी बेशतर अलामात मरीज़ा के अंदर पाई जाएँ तो आपने नेट्रोम्योर 30 की एक डोज सुबह, एक दोपहर, एक शाम मरीज़ा को मुसलसल देनी है। अगली कॉमन मेडिसिन है जिसका नाम है लैकेसिस 30। ये अमूमन देखा गया है कि बड़ी उम्र की ख़वातीन यानी कि 40 से 50 या 35 से 50 जो औरतें अपने मीनोपॉज़ के करीब होती हैं, उनके अंदर इनकी अलामात ज़्यादा देखने में मिलती हैं। ऐसी ख़वातीन बहुत ज़्यादा हासिदाना तबीयत की, हसद बहुत ज़्यादा होना, बातूनी बहुत ज़्यादा होना, बातें बहुत ज़्यादा करना और शक्की मिजाज बहुत ज़्यादा होना, ये इन ख़वातीन की एक अहम मेंटल सिम्टम है। इसके अलावा मरीज़ा को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और मरीज़ा को अपने चेहरे के ऊपर, जिस्म के ऊपर गर्मी की लहरें चलती हुई महसूस होती हैं, और मरीज़ा जो है ना वो तंग कपड़े पहनना बिल्कुल उसके लिए बर्दाश्त नहीं होता, ख़ास तौर पर गर्दन के गिर्द कपड़ा या रुमाल वगैरह उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मरीज़ा की तो तमाम अलामात हैं, पेन की अलामात वगैरह वो सोने के दरमियान या सोने के बाद बढ़ जाती हैं, यानी कि जब मरीज़ा सो कर उठेगी तो उसकी अलामात का सर दर्द है मिसाल के तौर पर, तो सोने के बाद अमूमन देखा गया कि सर दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसी मरीज़ा में सोने के बाद जब जागेगी तो उसका सर दर्द में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा जो मरीज़ा की तमाम अलामात हैं, जब उसके अखराजात या डिस्चार्जेस बंद होते हैं तो उनकी उसमें पेन में चीज़ों में इजाफा होता है, लेकिन जैसे ही अखराजात जारी हो जाते हैं, यानी कि जब मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं तो उसकी अलामात बेहतर होना शुरू होती है, उसको आराम फील होता है, और जब मेंसेस स्टॉप होते हैं, बंद होते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। मरीज़ा को स्टिमुलेंट्स यानी कि चाय, नमक, मिर्चें, मसाले, इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। मेंसेस अमूमन कम मिकदार में होते हैं, गहरे रंग के होते हैं या क्लॉट्स की शक्ल में होते हैं। ऐसी ख़वातीन जिनके अंदर PCOS बर्थ कंट्रोल पिल्स के रोकने के बाद पैदा हो जाए तो ऐसी सूरत में लैकेसिस की दवा के ऊपर गौर करना चाहिए। अगर मरीज़ा में ये जो मैंने अलामात बताई हैं इनमें से बेशतर अलामात मौजूद हैं तो आपने लैकेसिस 30 की एक डोज सुबह, एक दोपहर, एक शाम मुसलसल मरीज़ा को देनी है जब तक मरीज़ा ठीक ना हो जाए। ये थी चंद अहम होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको मैंने आपको अभी तक बताया है।
और साथ मैंने उनकी अलामात को भी डिस्कस किया है। आपने इनमें से चूज़ करना है कि कौन सी मेडिसिन मरीज़ा के ज़हनी और जिस्मानी अलामात के साथ मैच करती है। जो मेडिसिन मैच करे आपने उसको मरीज़ा को मुसलसल देना है। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि यहाँ पर वक्त की किल्लत की वजह से सबको डिस्कस करना नामुमकिन है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि हो सकता है कि आपकी जो दवा है इन बताई गई दवाओं में से ना हो, बल्कि कोई और दवा हो। इसलिए मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेल्फ़ मेडिकेशन आपने नहीं करनी, बल्कि अपने करीबी मुस्तनद और तजर्बेकार डॉक्टर से, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें। अपने तमाम ज़हनी, जिस्मानी, इमोशनल अपनी अलामात बताएं, अपने जो ब्लड टेस्ट हैं, इसके अलावा जो आपके जो अल्ट्रासाउंड के टेस्ट हैं, जो हार्मोनल टेस्ट हैं, वो सारे के सारे उनके साथ शेयर करें। और सारी पिक्चर को देखने के बाद आपका जो डॉक्टर है आपके लिए जो मेडिसिन सेलेक्ट करेगा वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगी, और उसके मुसलसल इस्तेमाल के बाद आपको इंशाल्लाह इस मर्ज़ से अफाका हो जाएगा। और एक और बात आप याद रखिएगा, ये जो मर्ज़ होता है ये ठीक होने में टाइम लेगा, यानी कि 6 महीने से लेकर 9 महीने तक, बाद लोगों में 1-1 साल लग जाता है। तो आपने अपने डॉक्टर के साथ ताउन करना है। मतलब ये नहीं कि आपने 15 दिन या दवाई खाई या 20 दिन दवाई खाई, 1 महीना दवाई खाई, मुझे आराम नहीं आया, तो ऐसे करेंगे तो आपका मर्ज़ बिगड़ता जाएगा और आपको आराम नहीं आएगा। आपने मुसलसल 6 महीने, 9 महीने, 1 साल तक इलाज कराना है, जब तक ये कंडीशन आपकी इम्प्रूव ना हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई है इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।